कल के लेक्चर से कोई सवाल है किसी का? अच्छा, कल के लेक्चर में एक चीज़ रह गई थी, वो यहाँ पे लिखी, अपडेट की थी बट शायद अपडेटेड नहीं आई, कि टाइम ऑफ सप्लाई में जो नॉर्मल रूल है उसमें हमने डिस्कस किया था गुड्स अवेलेबल और डिलीवर्ड। तीसरा इसमें पॉइंट ऐड कर लें, पेमेंट। 3 पॉइंट हैं, गुड्स अवेलेबल, डिलीवर और पेमेंट। विच एवर इज़ अर्लियर, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे पेमेंट, गुड्स अवेलेबल और गुड्स डिलीवर। जो इनमें से अर्लियर होगी उसके ऊपर हम क्या करेंगे, सप्लायर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ये चीज़ आप ज़रा इसको उस पर भी लिख लें, नोट्स के ऊपर भी लिख लें, हाईलाइट कर लें कि पेमेंट भी बीच में आएगी, पेमेंट, अवेलेबल और डिलीवर। जो इनमें से पहले इवेंट होगा उस डेट के ऊपर हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई रिकॉर्ड करेंगे। डन? एडवांस का नहीं होगा। पेमेंट पूरी है ना, एडवांस में तो अब आधी पेमेंट करेंगे, पूरी पेमेंट होनी चाहिए। इसकी इनवॉइस मिल जाए। लैपटॉप हैंग हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। और हम फॉर्मेट्स की बात करते थे, तो हमने डे 1 पे बात कर ली थी कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना था, लेफ़्ट पेज से। तो अब हमने जो गुड्स वगैरह परचेज़ की होंगी, हमें समझ लग गई है वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, रेट कैसे लगाना है और टैक्स कैसे आएगा। तो अब हम ज़रा यहाँ पे बात करते हैं कि टैक्स चार्ज करना कैसे है, टैक्सेबल गुड्स क्या होंगी, एग्जेम्प्ट गुड्स क्या होंगी। अब थोड़ी सी हम प्रैक्टिकल बात करते हैं कि हमने सेल्स टैक्स जो है ना, हमारा सेल्स टैक्स को अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम 2 ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। एक दुनिया जो है ब्लॉक ए की, ये सारी दुनिया, ये सारा कुछ जो है वो टैक्सेबल की दुनिया है। और दूसरी जो है इसमें डिवीज़न, वो किसकी है, एग्जेम्प्ट गुड्स की है। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सेल्स टैक्स को 2 ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। एक है टैक्सेबल और दूसरा कौन है, एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या है कि इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो इसके ऊपर चार्ज नहीं होगा। ये हम किस में डिस्कस करेंगे, सारा एग्जेम्प्ट में। और जो एग्जेम्प्ट के अलावा है वो क्या होंगी, हमारी टैक्सेबल होंगी। इसमें देखेंगे कुछ गुड्स के ऊपर 18% टैक्स लग रहा होगा, कुछ गुड्स के ऊपर 0% लग रहा होगा, कुछ गुड्स जो होंगी उसके ऊपर अदर रेट्स लग रहे होंगे। तो ये 2 डिवीजन हैं। अब सेल्स टैक्स में जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, यहाँ तो टैक्सेबल होगा, यहाँ क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। तो टैक्सेबल में आगे मल्टीपल चीज़ें हैं जी, 18% रेट लगाना है, 0% लगाना है, 10% है, 2% है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जाके ये 7 अप पीते हैं, स्टिंग पीते हैं, इस पर 18% टैक्स पे करते हैं, लेकिन जाके आप फ्लेवर्ड मिल्क पीते हैं उस पर 10% है। तो वो टैक्सेबल में अलग चीज़ें हैं कि रेट क्या होगा, लेकिन मेन क्या है, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। अगर कोई गुड्स टैक्सेबल नहीं है तो वो क्या होंगी, हमारी एग्जेम्प्ट ट्रीट हो रही होंगी। अब हम यहाँ से चलते हैं और यहाँ पे डिस्कस करते हैं कुछ मेन कंसेप्ट्स। अब ये दो तीन टर्म्स होंगी जो हमने क्या करनी है, यहाँ पे डिस्कस करनी है, जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इनको ज़रा आपने समझना है कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नॉर्मल केसेस में, और नॉर्मल की अगर बात करूँ तो मैं बात कर रहा हूँ टैक्सेबल की। किसकी बात कर रहा हूँ, टैक्सेबल की। केस नंबर 1 कौन सा है, नॉर्मल। देखें अगर हम नॉर्मल केस की बात करें, फॉर एग्जांपल आपने गुड जो है वो सेल की है 3 लाख की, आपने सामान ख़रीदा था 1.5 लाख का। सवाल है कि जी आपने निकालनी है सेल्स टैक्स लाइबिलिटी। क्या निकालनी है, सेल्स टैक्स लाइबिलिटी। सिनेरियो क्या है, ये टैक्सेबल है। हमें पता है जब हम सेल्स करेंगे तो जो सेल्स करते हुए टैक्स लेंगे वो मेरा क्या कहलाएगा, आउटपुट टैक्स। तो 3 लाख का 18% लें, क्या जवाब आता है, 5,40,000, तो 54,000। आउटपुट टैक्स क्या आएगा, 54,000।
जब हमने सामान ख़रीदा था, जब हमने परचेजेस की थी, इस टाइम पे हमने 18% के हिसाब से कितना पे किया होगा? कितना? हम क्या करते हैं, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करवाते हैं, रिमेनिंग हमारी क्या आ जाती है? सेल्स टैक्स लायबिलिटी, कि ये हमने क्या करना होता है? पे करना होता है। हम यही पढ़ के आए हैं, ऐसे ही पढ़ के आए हैं, यही सीख रहे हैं। नॉर्मल सिनेरियो यही होता है हमारा। इसमें ये जो हमने इनपुट टैक्स लेस करवाया ना, इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं इनपुट टैक्स क्लेम। क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? इनपुट टैक्स क्लेम। अब पूरे सेल्स टैक्स में जहाँ पे भी इनपुट टैक्स क्लेम का वर्ड इस्तेमाल होगा, आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि आउटपुट टैक्स में से क्या हुआ है? इनपुट टैक्स एडजस्ट हो गया। आउटपुट टैक्स में से क्या हो गया? इनपुट टैक्स एडजस्ट हो गया। डन? ये क्लियर है? तो नॉर्मल में जो हमारा सिनेरियो ये चलता है। सेकंड आते हैं हमारे पास, वो है जी ज़ीरो रेटेड गुड्स, मतलब वो गुड्स जिसके ऊपर क्या रेट लग रहा है? 0%। इसमें हम सिनेरियो नंबर 1 देखते हैं कि आपकी सेल्स जो है वो क्या है? 0% पे है। क्या देखते हैं? सेल्स आपकी 0% पे है। इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि आपने सेल्स की थी 3 लाख की। सेल्स कितनी की हैं आपने? 3 लाख की। आपने परचेजेस की हैं कितने की? 1.5 लाख की। अब सेल्स आपकी किस पे है? 0% पे। परचेज की है वो नॉर्मल थी, उसके ऊपर आपने जो भी रेलेवेंट टैक्स था वो पे किया था। हमने कैलकुलेट करना है सेल्स टैक्स लायबिलिटी। अब हम लेंगे अपना सबसे पहले आउटपुट टैक्स। सेल्स किस रेट के ऊपर है? 0% के ऊपर। ज़रा कैलकुलेटर पकड़ें, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 0% करें, क्या जवाब आता है? क्या आएगा? 0। सेल्स आउटपुट टैक्स आया है, बट कितने रुपीज़ है? 0 रुपीज़। आपने परचेजिंग की थी, इसके ऊपर आपने टैक्स पे किया था 18% के हिसाब से, कितना? 27,000। हम पढ़ के आते हैं कि हमने क्या करना होता है? आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करवाना होता है। यहाँ पे आउटपुट टैक्स कितने रुपीज़ है? 0 रुपीज़। इनपुट टैक्स कितना था? 27,000। अगर 0 में से 27,000 लेस करवाएं, क्या आंसर नेगेटिव 27,000 नहीं आएगा? ये जो नेगेटिव 27,000 है, इसका मतलब है ये हमें क्या मिलेगा? रिफंड मिलेगा। ये हमें क्या मिलेगा? रिफंड मिलेगा। और रिफंड की बात करें तो ये कैश रिफंड होता है। हुकूमत आपको ये 27,000 रुपया कैश की फॉर्म में वापस करती है। क्या करती है? कैश की फॉर्म में वापस। कैसे करते हैं देखते हैं। सेकंड सिनेरियो, इसी को अगर देखें नंबर 2 के ऊपर, कि आपकी परचेजेस जो है वो क्या थी? 0% के ऊपर। क्या थी? परचेजेस वो किसके ऊपर है? 0% के ऊपर। तो सेल्स आपकी वही आ गई 3 लाख रुपए की। सेल्स आपकी कितने की आ गई? 3 लाख रुपए की। इसके ऊपर रेट लगा 18% के हिसाब से। टैक्स कितना आया आपका? आउटपुट टैक्स 54,000। आपने परचेजेस की थी, और परचेजेस कितनी थी आपकी? 1.5 लाख की। इस 1.5 लाख के ऊपर 0% के हिसाब से कितना पे किया? 0 रुपीज़। तो 54 में से क्या लेस होगा? 0। रिमेनिंग कितना आएगा? 54। ये हम सारा क्या कर देंगे? गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, हमारे लिए ये रेलेवेंट है। ये है रिफ़ंड। ये क्या है? रिफ़ंड। रिफ़ंड का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको कैश वापस करेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी? कैश वापस करेगी। तो इस चीज़ से आपको एक लग रहा है पता कि आपकी अगर सेल्स 0 रेटेड है, आपकी अगर सेल्स 0 रेटेड है या 0% के ऊपर है, तो जितना भी इनपुट टैक्स होगा वो सारा आपको क्या कर दिया जाएगा? रिफंड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? रिफंड कर दिया जाएगा। इसमें क्या हो रहा था? इनपुट टैक्स
एडजस्ट हो रहा था, इसमें हमें क्या मिल रहा है, रिफंड। और रिफंड क्या होगा, कैश की फॉर्म में। गवर्नमेंट आपको कहेगी भाई चेक क्या ले लो, आपके अकाउंट में पैसा क्या कर देगी, ट्रांसफर कर देगी। तो क्लेम का मतलब समझ आया क्या होता है, क्लेम का मतलब क्या है, आउटपुट में से इनपुट लेस करवाना है। रिफंड का मतलब क्या है कि इनपुट टैक्स जितना भी होगा, जितना मैंने पे किया, मुझे हुकूमत ने वो एज इट इज क्या कर दिया, कैश की फॉर्म में वापस कर दिया। और तीसरी टर्म जो हमारे पास इस्तेमाल होगी वो है एग्जेम्प्ट के लिए। वो किसके लिए है, एग्जेम्प्ट गुड्स के लिए। अब एग्जेम्प्ट गुड्स क्या होती हैं और क्या टर्म इस्तेमाल होगी वो देखेंगे। एग्जेम्प्ट गुड्स का मतलब है कि भाई उस चीज़ के ऊपर टैक्स लगना ही नहीं है, उस चीज़ के ऊपर टैक्स लगना ही नहीं है, टैक्स है ही नहीं। इसी एग्जांपल को लेते हैं, अब इसके ऊपर टैक्स जो है वो है ही नहीं। तो सिनेरियो नंबर 1 किया, आपकी सेल्स जो है, आपकी सेल्स क्या थी, एग्जेम्प्ट थी। आपकी सेल्स क्या थी, एग्जेम्प्ट थी। अब आपने सेल्स की हैं कितने की, 3 लाख की। आपने परचेजेस की हैं, फॉर एग्जांपल परचेजेस जो है वो आपके टैक्सेबल थी, आप सामान ले गए उस पर टैक्स पे करके, जब बेचा वो क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल आप पेपर खरीदते हैं तो पेपर जो है वो आपका टैक्सेबल है। आप पेपर खरीदेंगे मार्केट से, पेपर पे क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। उसी पेपर के ऊपर आप कुरान पाक पब्लिश करके दे दें, कुरान पाक एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स नहीं ले सकते, लेके दिखाएं, बाकी समझ सकें आप क्या होगा इनके साथ। तो क्या होगा, एग्जेम्प्ट है। पेपर खरीदते हैं, टैक्सेबल है, उस पेपर के ऊपर किताब पब्लिश कर देते हैं, क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो परचेजेस के ऊपर टैक्स पे किया है, अब सेल्स कर रहे हैं, सेल्स के ऊपर टैक्स तो है ही नहीं। इसमें देखें, इसकी अगर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी हो तो हमारा आउटपुट टैक्स क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, आउटपुट टैक्स आएगा ही नहीं। क्यों, बिकॉज टैक्स ही नहीं है, बिकॉज सेल्स के ऊपर टैक्स है ही नहीं, तो कुछ है ही नहीं। जीरो नहीं भाई, जीरो ये है, जीरो भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। अगर जीरो होगा तो रिफंड मिल जाएगा, जीरो में से लेस हो सकता है जब एक चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। एक मिनट माइक बंद करना, कैमरा ऑफ करना। तो इसमें क्या है, आपके पास आउटपुट टैक्स है ही नहीं, पैदाशी सिंगल है ये बचपन से। तो अब इनपुट टैक्स तो आपने पे किया है, आपने इनपुट टैक्स पे किया है, कितना पे किया होगा, 18% के हिसाब से 27,000। किससे लेस करवाएंगे, कोई है ही नहीं चीज़, कोई चीज़ है ही नहीं थी, अब लेस किससे नहीं हो सकती। अब इसका मतलब ये इनपुट टैक्स ना तो एडजस्ट हो सकता है, ना क्लेम हो सकता है। ये हमने पे किया, इसका हमें कुछ नहीं मिलेगा, इसको हम कहते हैं हमारा इनपुट टैक्स क्या हो गया है, वेस्ट हो गया है। ना हम इसे क्लेम कर पाए हैं, ना हम इसको एडजस्ट कर पाए हैं, ना हम इसे क्लेम कर पाए हैं, ना हम इसको एडजस्ट कर पाए हैं। तो आपके सामने तीनों सिनेरियोज लिख दी हैं जो अब सेल्स टैक्स में हम टर्म इस्तेमाल करेंगे। अब पूरे सेल्स टैक्स में मैं 3 टर्म्स ही आपके साथ इस्तेमाल करूंगा। इनपुट टैक्स वेस्ट हो गया जी, वेस्ट का मतलब क्या है कि आउटपुट टैक्स था ही नहीं, जो पे किया ना रिफंड हो पाया ना क्लेम हो पाया, ख़त्म हो गया। इनपुट टैक्स रिफंड हो गया, रिफंड का मतलब क्या है, कैश की फॉर्म में मुझे वापस मिल गया। फिर होगा जी इनपुट टैक्स क्लेम कर लो, क्लेम का मतलब क्या है, आउटपुट टैक्स कुछ आया था, उसमें से हमने जो पे किया था एडजस्ट कर लिया है, रिमेनिंग हमने क्या कर दिया है, गवर्नमेंट को पे कर दिया है। इसे हम क्या कहेंगे, क्लेम करना कहेंगे या एडजस्ट करना कहेंगे। तो अब पूरा सेल्स टैक्स जो है हम इसी के ऊपर लेके चलते हैं। आपके पास वो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 जो है था, उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, ज़रा पढ़ें। 6 था 5 था, सेल्स टैक्स पेएबल बाय या रिफंडेबल टू। तो देखें, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये लिख लें कहीं पे, रिफंड हमेशा ज़ीरो रेटेड गुड्स के अगेंस्ट ही होता है। अगर सवाल में ज़ीरो रेटेड गुड्स होती हैं, रिफंड लाजमी आएगा। अगर सवाल में ज़ीरो रेटेड गुड्स होंगी तो रिफंड आपका लाजमी आएगा। तो अगर उसने कहीं पे लिख दिया है रिफंड और सवाल में अगर कहीं पे भी ज़ीरो रेट वाली गुड्स गिवन है, रिफंड पक्का निकालना पड़ेगा।
तो आपकी एग्जाम्प्ट हो सकती हैं। आपने सेल्स की या टैक्स था, परचेजेस पे कुछ पे ही नहीं किया आपने, तो इनपुट तो कुछ भी नहीं दिया ना, आउटपुट आया, जो आया सारा गवर्नमेंट को पे हो जाएगा। तो ये 3 टर्म्स हैं जो रिक्वायरमेंट में आती हैं। सेल्स टैक्स पेएबल निकालना है, सेल्स टैक्स रिफंडेबल निकालना है, और आपने इनपुट टैक्स को कैरी फॉरवर्ड होगा वो निकाल। तो क्लेम, रिफंड और वेस्ट, ये तीनों क्लियर है। इसको नोट करके कहीं पे हाईलाइट कर ले, ताकि आपको कभी भी कंसेप्ट रिकॉल करना हो, आपको समझ आ जाए कि यार वेस्ट का मतलब क्या है। वेस्ट कब होगा? जब आपका आउटपुट टैक्स एग्जेम्प्ट है। रिफंड कब होगा? जब आपका आउटपुट टैक्स 0 रेटेड है। और क्लेम कब करेंगे? जब आपका आउटपुट टैक्स क्या है? नॉर्मल है। ठीक है। क्लियर है। तो हमने क्या किया है, हमने सेल्स टैक्स को ना 2 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया है। यहाँ तो गुड्स एग्जेम्प्ट है, यहाँ गुड्स क्या है? टैक्सेबल। एग्जेम्प्ट की कहानी बड़ी सिंपल है, टैक्स है ही नहीं। अब हम पहले डिस्कस करेंगे एग्जाम सप्लाईज की। इसके नोट्स में आपसे पीडीएफ में शेयर करूंगा। इंशाल्लाह ट्राई है कि अगले वीकेंड तक बुक हमारी निकल ले पब्लिशिंग में, ताकि जल्दी बुक अवेलेबल हो जाए इंशाल्लाह। सबसे पहले बात करेंगे हम एग्जाम सप्लाईज की। एग्जाम सप्लाईज का मतलब क्या है कि इनके ऊपर टैक्स है ही नहीं। अब ये कौन सी हैं, हमें कैसे चलेगा पता? भाई हमें बताया जाएगा, हमें पेपर में भी बताया जाएगा, पेपर में क्लियरली मेंशन कर देगा, और आपको ये पढ़ के समझ भी आ जाएगा कि ये एग्जाम सप्लाईज जो हैं वो कौन सी होती हैं। ठीक है, एक सेकेंड। तो हम डिस्कस करते हैं किस चीज़ को, एग्जाम सप्लाई को। सबसे पहले एग्जाम सप्लाईज क्या होती हैं, क्या नहीं होती। ये हमें लग गया पता कि हमने सेल्स टैक्स को 2 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है, या टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है। सबसे आसान चीज़ें हैं एग्जेम्प्ट की कि इनके ऊपर टैक्स है ही नहीं। एग्जाम सप्लाईज को देखेंगे अगर न्यूमेरिकली, तो आउटपुट टैक्स है ही नहीं, इनपुट टैक्स जो है वो कभी भी एडजस्ट नहीं हो सकता। अब सवाल ये है कि एग्जाम सप्लाईज कौन सी होंगी, हमें कैसे चलेगा पता? तो भाई सिंपल सी बात है, एफबीआर जिन गुड्स को नोटिफाई कर दे कि यार ये गुड्स एग्जेम्प्ट हैं, वो क्या रहेंगी? आपकी एग्जेम्प्ट रहेंगी। या एफबीआर का स्केड्यूल है, शेड्यूल 6 स्केड्यूल, 6 स्केड्यूल में जो जो उसने गुड्स बता दी हैं वो सारी क्या होंगी? एग्जेम्प्ट होगी। तो पेपर में वो हमें बताएगा कि जी ये गुड्स जो हैं 6 स्केड्यूल में फॉल कर रही हैं, या ये गुड्स क्या है? एग्जेम्प्ट है। तो हमें क्या देखना है? अगर एग्जेम्प्ट है, उससे रिलेटेड जितना भी इनपुट टैक्स होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो ये एफबीआर खुद बताता है कि भाई ये गुड्स एग्जेम्प्ट है, इसके ऊपर आपने टैक्स चार्ज नहीं करना। और जो रही बात 6 स्केड्यूल की, उसमें क्या कुछ गिवन किया है वो हम देख लेते हैं, कौन कौन सी इसमें आइटम्स आती हैं। सबसे पहले आते हैं इसमें लाइव एनिमल्स। क्या आते हैं? लाइव एनिमल, जिंदा जानवर। आप अगर देखिए, अभी जाएं मार्केट में चिकन परचेज करें, ज़िबा करेगा आपके सामने, आपको गोश्त देगा, आपसे कोई टैक्स नहीं लेगा, ऐसे ही है। लेकिन जाएं सुपर स्टोर पे फ्रोज़न मीट ले लें, KNN's का जो होता है फ्रोज़न मीट, वो बाय करें, उसके ऊपर टैक्स लगा होगा। आप जाके अभी बकरा ख़रीदें, ₹1,00,000 का बकरा है, ₹1,00,000 लेगा। ये नहीं कहेगा जी लाख का बकरा प्लस 18% GST, ऐसा चार्ज नहीं होता। तो लाइव एनिमल्स जो होते हैं इनके ऊपर कभी भी सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता, एग्जेम्प्ट है। बेशक आप कारोबार क्यों नहीं कर रहे, आप कुत्ते बेच रहे हैं, भाई बड़ा अच्छा खासा बिजनेस है, 4.5 लाख का पपी है हस्की का। मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ, 4.5 लाख का पपी मिल रहा है आजकल पेडिग्री,
हस्की, और बताएं 4.5 लाख लोग खरीदते हैं। तो बिजनेस है ये। तोते कितने महंगे बिकते हैं, कबूतर कितने महंगे बिकते हैं, बिल्लियाँ बहुत महंगी बिकती हैं। तो ये जिंदा जानवर कारोबार है, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता कभी भी। मुर्गियाँ कब टैक्स लगाते हैं, खोतों के ऊपर टैक्स भी नहीं लगता। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपकी एग्जाम्प्ट है। तो इसके बाद है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नॉट सब्जेक्ट टू एनी फर्दर मैन्युफैक्चर, कि वो तमाम ज़राई अजनास जिनके ऊपर अभी हमने फर्दर मैन्युफैक्चरिंग फर्दर प्रोसेसिंग नहीं की, वो भी क्या है, हमारी एग्जाम्प्ट है। गंदम उगती है, किसान गंदम बेचता है, उसके ऊपर कोई सेल्स टैक्स नहीं है, बिकॉज वो गंदम किस पे बिकी है, रॉ फॉर्म में बिकी है। लेकिन जैसे ही वो गंदम मिल में जाती है और गंदम का आटा बनता है, आटे पर टैक्स है। चावल उगता है, मुंजी बेचते हैं, कोई टैक्स नहीं है। वही चावल राइस मिल में जाता है, पॉलिश होके आता है, क्या है, टैक्स है। आलू खरीदते हो, कभी आलू पर टैक्स पे किया है, उल्टा धनिया फ्री लेके आ तो साथ। लेकिन यही आलू आपको मार्केट में मिलते हैं फ्रोज़न फ्राइज की फॉर्म में, कंपनीज हैं मनोसलवा वगैरह, उसके ऊपर टैक्स लगता है क्यों, वो प्रोसेस हो गई हैं। पालक खरीदी है आपने कभी ज़िंदगी में, कभी टैक्स नहीं पे किया होगा। लेकिन मिचल्स वालों की कैंड स्पिनिश मिलती है, कैंड में प्रोसेस होकर पालक पैक है, उसके ऊपर टैक्स है। आप लोग साग खरीदते हैं, कोई टैक्स नहीं पे करते, लेकिन मिचल्स वालों का साग है, उस पर क्या होगा, टैक्स होगा। आप पाइनएप्पल खरीदते हैं, ये सामने रेडियो पे पड़े होते हैं, कोई टैक्स नहीं है। आप जाके कैंड में लेंगे, क्या होगा, टैक्स होगा। आप सेब खरीदते हैं, कोई टैक्स नहीं है। कैंड एप्पल जो होगा एप्पल, उस पर क्या होगा, टैक्स होगा। तो रिमेंबर, वो तमाम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तमाम ज़राई अजनास जिनके ऊपर अभी हमने फर्दर मैन्युफैक्चरिंग नहीं की, जो रॉ फॉर्म में है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। हाँ, अगर उनके ऊपर आपने कोई प्रोसेस कर लिया है, फिर क्या होगा, टैक्स लगेगा। क्लियर है? उसके बाद है होली कुरान या दूसरी होली बुक्स होती हैं, मजहबी किताबें, चाहे वो प्रिंटेड फॉर्म में, चाहे वो ऑडियो वीडियो फॉर्म में है, अब तो कैसेट्स का ज़माना ख़त्म हो गया, चाहे उस फॉर्म में, उनके ऊपर टैक्स नहीं है। अब देखिए, आपने फॉर एग्जांपल होली कुरान जो है उसको पब्लिश तो करना है, बुक फॉर्म में तो लेके आना है। अब जो पेपर होता है, वो पेपर को लोकल थोड़ी होता है, वो बड़ा अच्छा पेपर होता है। अब जब पेपर खरीद कर लेके आएगा पब्लिशर, वो पेपर के ऊपर टैक्स पे करके आएगा, पेपर टैक्सेबल है। लेकिन उसने पेपर पे क्या पब्लिश किया, कुरान पाक। अब कुरान पाक क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो जब उस आउटपुट टैक्स में बात करेंगे, तो आउटपुट टैक्स तो कोई है ही नहीं, इनपुट टैक्स तो उसने पे किया हुआ है। तो वो जो इनपुट टैक्स पे किया है, वो एडजस्ट नहीं हो सकता, वो एडजस्ट नहीं हो सकता। फिर ये करते क्या हैं, जब इनको पता है कि इनको इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं मिलनी, सारे का सारा हमने ही पे किया है और ये इनकी ही जेब से किया है, ये कस्टमर से नहीं ले सकते, तो ये अपने चीज़ों की कीमतें बढ़ा देते हैं। ये क्या करते हैं, फिर चीज़ों की कीमतें बढ़ा के वहाँ से अपना ये प्रॉफिट मार्जिन वगैरह निकाल लेते हैं। उसके बाद है इम्पोर्टेड सैंपल्स। कौन से, इम्पोर्टेड सैंपल्स। इम्पोर्टेड सैंपल्स एग्जेम्प्ट है, लोकल सैंपल टैक्सेबल है। लोकल सैंपल्स क्या होते हैं, टैक्सेबल होते हैं। इम्पोर्टेड सैंपल्स क्या है, एग्जेम्प्ट है। अब सैंपल्स जो होते हैं वो आपने हमेशा 2 या 3 चीज़ें मंगवानी होती हैं, 100 नहीं होती सैंपल्स। वैसे मैंने अभी फ्यू ईयर्स अगो, 2-3 साल पहले की बात है, मैंने अपना मंगवाया था कंटेनर, तो उससे पहले मैंने सैंपल्स मंगवाए थे अली एक्सप्रेस से। सैंपल्स आए हैं, मेरे घर तक पहुँचे, मैंने 1 रुपये टैक्स पे नहीं किया, बिकॉज वो सैंपल्स क्या थे, इंपोर्टेड, एग्जाम थे, 6 क्वांटिटीज़ आई थी। लेकिन जब कंटेनर आया, टैक्स मैंने पे किया, वो सैंपल नहीं थे। इंपोर्टेड सैंपल्स क्या है, एग्जाम्प्ट है। उसी चीज़ को जाकर मैंने लोकल देखा, लोकल ख़रीदा कब, मैन्युफैक्चरर से। जब लोकल बाय किया, उसने मुझे लोकल 10 गुड्स एज अ सैंपल दिए थे, लेकिन वो उसकी सेल्स कंसिडर हुई थी। मैंने हालांकि फ्री में लेके आया वो सैंपल, लेकिन वो टैक्सेबल थी, उसने उसके ऊपर क्या किया था, टैक्स पे किया था। तो लोकल सैंपल्स क्या होते हैं, टैक्सेबल होते हैं, और इम्पोर्टेड सैंपल्स क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं। क्लियर है? पेपर में पॉइंट आया हुआ है, ये वाला पेपर में ये वाला पॉइंट आया हुआ है, पेपर में ये वाला पॉइंट भी आया हुआ है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाला। उसके अलावा ये वाला पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है,
ये पॉइंट चूँकि हमारा जीरो रेटेड गुड्स में भी सेम ही आता है, डैट इज गुड्स इम्पोर्टेड बाय डिप्लोमेट्स, डिप्लोमेटिक मिशंस और प्रिविलेज पर्सन। ये है गुड्स इम्पोर्टेड बाय कौन, डिप्लोमेट्स। डिप्लोमेट्स कहते हैं सफारतकार को, सफ़ीर को। डिप्लोमेटिक मिशन जो इन सफारत खानों का अमला होता है, जो सारे वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। यहाँ प्रिविलेज पर्सन, आपको पता है हमारे मुल्क में प्रिविलेज पर्सन कौन कौन है? हाँ, मुझे भी ऐसी खांसी आ रही है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने रात को घर लेट जाना होता है तो रास्ते में अक्सर गाड़ी आती होती है। वो एक दफ़ा मैं ऐसे ही ना बात कर रहा और मैं अपनी मस्ती में एंटर हुआ, सोसाइटी में एंटर हुआ, सामने भी वो पीछे भी वो, मैं कल में पढ़ लेता हूँ, फिर वो सोच फिर बाईपास करके निकल गया। लेकिन सामने भी अगर वो वाली गाड़ी हो, पीछे भी वो वाली गाड़ी हो, फिर आपके कल धुएँ निकलते हैं दिमाग से एक दफ़ा कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था। तो ये जो है प्रिविलेज पर्सन इस तरह के, या डिप्लोमेट्स होते हैं, या डिप्लोमेटिक मिशंस होते हैं, अगर ये कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, वर्ड क्या लिखा है, इंपोर्ट, लोकल बाय का वर्ड नहीं लिखा। अगर ये डिप्लोमेट जाता है पाकिस्तान से, कोई मेड इन पाकिस्तान चीज़ खरीदता है, उसकी बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, इंपोर्ट की। अगर ये कोई चीज़ इंपोर्ट करेंगे, एग्जैम्प्ट है, उसके ऊपर इनको सेल्स टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। हाँ, एक गुच्ची के बैग इंपोर्ट करेंगे, कोई टैक्स नहीं लेंगे। गाड़ी नहीं, गाड़ी एग्जैम्प्ट होती, कार्स के अलावा। कार्स इनको इंपोर्ट करने भी नहीं देते, इनको इंपोर्ट करने देते हैं लोकल सामान, कंज्यूमेबल्स वगैरह, जो इनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है, वो इनके पास होती है। उसके बाद है पर्सनल बैगेज इम्पोर्टेड बाय ओवरसीज़ पाकिस्तानी, के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं तो वो एक्स्ट्रा का सामान लेके आते हैं, जो इनका हैंड बैग होता है, हैंड कैरी होता है, उसके ऊपर भी एग्जैम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं लेते। हाँ, अगर तलाशी ले पकड़े हैं फिर टैक्स लेते हैं। अब एक हैंड बैग से 40 आईफोन बरामद हुए, पकड़ लिया उसको, आ रहा बेटा साइड पे, तो कस्टमर चुप के ले गए, सारे कब्जे में लिए, फिर टैक्स कैलकुलेट किया, उन्होंने कहा रख लो, नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि जितना टैक्स बन रहा था ना उतने के उससे 50 वहाँ से और ले आने से, तो उसने कहा नहीं चाहिए मुझे, पकड़ो आईफोन अपने। तभी तो बकायदा लिखा हुआ है कि आईफोन 16 प्रो मैक्स जो है पाकिस्तान में कोई पाकिस्तानी भी आ रहा है वो नहीं लेके आ सकता, डब्बा पैक एक यूज़ करते हुए आप लेके आ सकते हैं, एक्स्ट्रा कोई होगा कस्टम वाले पकड़ लेंगे, टैक्स लेंगे आपसे। तो ये है एग्जैम्प्ट है। अब इसको आपने ज़रा पढ़ लेना है, पेपर में गिवन करेगा, आपको पता होगा कि इन चीज़ों के ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होता। नहीं, कैसे? जो बकरे वाला अगर ज़िबा करके गोश्त बेच रहा है, अभी गोश्त बेच रहा है, वो तो अभी लाइव एनिमल्स की कैटेगरी में आ रहा है ना, वो तो एग्जैम्प्ट है। हाँ, अगर वो गोश्त फ्रोज़न में हो, पैक में फ्रोज़न, सारे बैक्टीरिया प्रोसेस करके फिर टैक्स होगा, वो अभी तो नहीं है वो। जिसने ख़रीदा है बकरा, मतलब जिसने ख़रीदा है और उसने आपको बेचा, आप उसकी बात करें, जिसने ख़रीदा है, किस सवाल क्या कर रहे हैं? सवाल क्या है आपका? सवाल क्या है? हाँ, ये मैंने कब कहा? मैंने कहा ही नहीं, मैंने कहा है, नहीं कहा ये मैंने कब कहा? ऐसी गलत बातें मेरे से मंसूब कर रहा है। कल को क्या मैंने क्या, मैं पीएम हूँ, कल को क्या मैंने कहा था मैंने उधार देना आपका, मैं फंसा बीच, शुक्र है मैंने नहीं कहा, ये तो मैंने कहा ही नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है, कब कहा है मैंने, किस दिन कहा है? तेरे ख्वाब में कोई और बंदा आया है, इल्ज़ाम मेरे पे लगा गया है, मैंने नहीं कहा ये। मैं फिर भी क्लियर करता हूँ, ऐसा नहीं होता। देखिए, एक है कैटल फार्म है और उसका साथ फ्रोज़न मीट का बिजनेस भी है, बकरियाँ भी बेच रहा है और गोश्त भी बेच रहा है, और गोश्त कौन सा है? फ्रोज़न मीट वाला। फिर जो वो गोश्त बेच रहा है उस पर टैक्स लेगा वो, क्योंकि वो किस कैटेगरी में आ रहा है? फ्रोज़न मीट में आ रहा है। और बकरियां बेच रहा है उस पर टैक्स नहीं लेगा, सिंपल सी बात है, वो लाइव एनिमल्स में आते हैं। ठीक है। उसके बाद है गुड्स प्रोड्यूस्ड इन एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान विच आर सब्सिक्वेंटली इम्पोर्टेड इन पाकिस्तान विद इन 1 ईयर ऑफ देयर एक्सपोर्ट। इसका मतलब क्या है कि आपने पाकिस्तान में गुड्स बनाई हैं,
पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कर दी, लेकिन वो 1 साल के अंदर अंदर आ गई हैं। सेल्स रिटर्न हो सकती है, गुड्स डिफेक्टिव निकल सकती हैं, क्वालिटी में कोई भी मसला हो सकता है, मतलब आपने से एक्सपोर्ट की हैं 1 साल में वापस आ गए, तो ये भी क्या होंगी, एग्जेम्प्ट होंगी। उसके बाद है हमारे पास इंपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड मटेरियल फॉर ईपीजी। ये वाला पॉइंट स्प्रिंग 24 के सवाल में आया हुआ है। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड मटेरियल फॉर ईपीजी। ईपीजी कहते हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को। जैसे ग्वादर ईपीजी है कि हुकूमत चाहती है कि ये जोन डेवलप हो, यहाँ फैक्ट्री लगे, यहाँ लोग आए, फैक्ट्रियाँ लगाएं, सनत लगे, इंडस्ट्री लगे, तो वो एक जोन डेवलप कर देती है, उनको रियायत देती है, उनको टैक्स माफ़ कर देती है, उनको बिजली आदि कीमत पे। जैसे ये सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है, कायद आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट है, गुजरावाला इंडस्ट्रियल स्टेट है, विहाड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट है, सियालकोट में इंडस्ट्रियल स्टेट है, ग्वादर है, पोर्ट कासिम है, जोन्स बनाए हुए हैं। अब ये एक ईपीजी है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है। यहाँ पे कोई फैक्ट्री लग रही है, कोई फैक्ट्री बन रही है, उस फैक्ट्री के लिए आप कोई मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं या रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, उसके ऊपर आप कोई टैक्स पे नहीं करेंगे। मतलब ये फैक्ट्री यहाँ लगनी है गार्डन टाउन में, उसके लिए मशीन इंपोर्ट करोगे, टैक्स प्रॉपर देंगे। लेकिन एक फैक्ट्री लगनी है ग्वादर में, उसके लिए मशीन इंपोर्ट कर रहे हो, उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया जाएगा, एग्जेम्प्ट है ये। उसके अलावा गुड्स इंपोर्टेड, कि आपने गुड्स इंपोर्ट की है टेम्परेरीली, लेकिन आपने क्या करनी है, उनको एक्सपोर्ट ही करना है, ये भी क्या है, आपकी एग्जेम्प्ट है। उसके अलावा ये हमने कल भी बात की थी कि इंपोर्ट ऑफ रिप्लेसमेंट गुड्स सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट इन लियो ऑफ डिफेक्टिव गुड्स इंपोर्टेड। वारंटी वाली कल भी बात की थी हमने कि जो डिफेक्टिव गुड्स होती हैं, अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी रिप्लेस हो रही हैं, फॉर एग्जांपल आप एक गाड़ी इंपोर्ट करते हैं, गाड़ी अंडर वारंटी है, टेस्ला इंपोर्ट की अंडर वारंटी थी, ख़राब हो गई, आपने वारंटी क्लेम की, कंपनी वाले ने आपको बैटरी फ्री में भेज दी। अब बैटरी वैसे मंगवाएंगे, टैक्स है, लेकिन वो चूँकि अंडर फ्री रिप्लेसमेंट आई है, तो वो बैटरी क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी, उसके ऊपर आप टैक्स नहीं ले सकते। डन। उसके बाद है गुड्स इंपोर्टेड बाय और डोनेटेड टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, नॉन प्रॉफिट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे जो गुड्स है ना, ये वाली, ये अदर देन इलेक्ट्रिसिटी है, बिकॉज हमने गुड्स के डेफिनेशन में पढ़ा था कि प्रोडक्शन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होती है, गुड्स ही होती हैं। तो ये बिजली के अलावा वाली गुड्स की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि अगर आपने ये बिजली के अलावा चीज़ें, जैसे पंखा हो गया, ट्यूबलाइट होगी, बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, ये जो और इस्तेमाल होती हैं कौन किस चीज़ें हॉस्पिटल्स में, मेडिसिन हो गई, सिरिंजेस वगैरह हो गई, आपने हैं कौन सी वाली पिक्चर, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी के अलावा गुड्स आप दे रहे हो, बिजली के अलावा। ये बेड एक्सरे मशीन है भाई, क्या हो गया है? तो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, हॉस्पिटल वो बिजली पे टैक्स पे करेगा। हम बिजली के अलावा बात कर रहे हैं कि जिनके ऊपर टैक्स पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपने दवाइयाँ वगैरह दे दी हैं हॉस्पिटल्स को, या हॉस्पिटल्स ने कोई अपनी मशीन इंपोर्ट कर ली है, कोई कंप्यूटर इंपोर्ट कर ली है, कोई व्हील चेयर्स वगैरह दी जा रही है उनको, तो ये सारी क्या है, एग्जेम्प्ट है, इनके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा। मतलब पंखा, एक पंखे बनाने वाली कंपनी है, वो आपको पंखा बेचती है, टैक्स लेगी, स्कूल वालों को बेचती है, टैक्स लेगी, कॉलेजेस को बेचती है, टैक्स लेगी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को पंखे उसने बेचे हैं, टैक्स देगी। लेकिन वो जाके किसी सरकारी हॉस्पिटल को पंखे दे देती है, या वो किसी रिसर्च हॉस्पिटल को, या जो टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं जैसे ये AIMC हो गया, KMU हो गया, इनको पंखे दे देती है, ये एग्जेम्प्ट होंगे, इनको सिर्फ कॉस्ट ही चार्ज करेंगे, इनसे सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। वाटर कूलर कॉलेज वाले ख़रीद के लेके आते, टैक्स पे करके आएंगे, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी लेती है, टैक्स पे करेंगे, मस्जिद लेती है, टैक्स पे करेगी। लेकिन यही वाटर कूलर अगर कोई सरकारी हॉस्पिटल को लिया जाता है या सरकारी हॉस्पिटल इंपोर्ट करता है, तो वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया जाएगा। है
एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या टीचिंग हॉस्पिटल्स या नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल्स को कोई चीज़ दी जाएगी एग्जेम्प्ट है, उनसे आप सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, चाहे वो मैन्युफैक्चरर दे रहा है। तो मस्जिद में सरकारी हॉस्पिटल में फ़र्क है। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, टीचिंग हॉस्पिटल्स की, नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, मस्जिद की बात। हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल, हस्पताल, नॉट ऑर्गेनाइजेशन। ईडी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको दें, ठीक है, टैक्स गवर्नमेंट आपसे लेगी। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है हॉस्पिटल की, स्पेसिफिकली वर्ड किसका आ रहा है, हॉस्पिटल्स का आ रहा है कि अस्पतालों को अगर आपने चीज़ें दी हैं तो वो एग्जेम्प्ट हैं, चाहे लोकली हैं चाहे उन्होंने खुद इंपोर्ट की हैं, वो क्या होंगी, एग्जेम्प्ट होंगी, उसके ऊपर टैक्स नहीं चार्ज होगा। इनको भी रीड कर लें, फिर आगे चलते हैं। ये वजह है ना पॉइंट हॉस्पिटल्स वाला, ये भी कोई 2014-15 में पेपर में आया, उसके बाद पेपर में नहीं आया, तो पेपर में आ सकता है। यहाँ पे हॉस्पिटल्स की बात हो रही है, फिर बता रहा हूँ, हॉस्पिटल्स के अलावा कोई भी चीज़ होगी टैक्सेबल है। आप किसी एनजीओ के स्कूल में जाकर पंखे दे के आते हैं फ्री में, टैक्सेबल है। स्कूल है, मदरसा है, आपकी ये जो बने हुए हैं PCSIR हो गया, नहीं आई कैप नहीं आता, आई कैप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ना तो यहाँ पे रिसर्च है ना यहाँ पे एजुकेशन है, ये ऊपर से रिकॉर्ड भी होगी। ये सोच समझ कर बोलना नहीं होता, बाद में फिर होना होता है, खैर वो नहीं इसमें आएगा। ये जितने आपके रिसर्च पिटाक हो गया, PCSIR हो गया, और उसके अलावा टेफ्टा वगैरह हो गया, ये इसमें आते हैं। ये गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पे हो रही होती है। आगे चलें, तो पेपर में आपको लिस्ट एक दफ़ा याद कर लेनी है आपने। ये हमने बात कर ली है बिजली के वाले की, बिजली और गैस के अलावा इस पर ये जो बेड्स की तादाद है ना, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि इतने बेड हों और फिर एग्जाम्प्ट होगा ना। आपको बस याद रखना है कि टीचिंग हॉस्पिटल है, उसको बिजली के अलावा कोई भी चीज़ दी है वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। बिजली हमेशा टैक्सेबल है, चाहे वो आप PM को भी दे देंगे ना, बिजली के ऊपर टैक्स लेना, बिजली पे भाई कोई माफ़ी नहीं है, वो किसी को नहीं छोड़ दें। उसके बाद है ये वाला पॉइंट भी आया है, ये वाला पॉइंट स्प्रिंग 24 में आया है, प्रमोशनल एंड एडवर्टाइजिंग मटीरियल, नहीं स्प्रिंग 24 में नहीं, ऑटम 23 में आया है, प्रमोशनल एंड एडवर्टाइजिंग मटीरियल इंक्लूडिंग टेक्निकल लिटरेचर, पैम्फलेट्स, ब्राउशर्स एंड अदर गिव अवेज, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आएगा ना वो है ऑफ नो कमर्शियल वैल्यू। क्या? ऑफ नो कमर्शियल वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द एग्जिबिटर। ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एग्जामिनर खेला है ऑटम 23 में। वो कहते हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए आप फ्री में या एडवर्टाइजमेंट के लिए जो फ्री में गिव अवेज दे रहे होते हैं, मार्केटिंग कर रहे होते हैं, ये एग्जाम्प्ट है। लिटरेचर दे दिया, पम्फलेट्स दे दिए, ब्राउशर्स दे दिए, एग्जाम्प्ट है। क्यों? बिकॉज इनकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। डायरी फ्री में दे देते हैं, आपको PRC में पकड़ने के लिए ज्योमेट्री देते हैं ना, 70 रुपये की ज्योमेट्री लेते हैं, देते हैं आपको फ्री में, निकालते कितने आपसे, आपको खुद पता लग गया, खुद सोचें। बड़ी प्रीमियम ज्योमेट्री होगी ना, कोई 25 रुपये की होगी। कोई PRC में आपके ऊपर कोई मैक्सिमम भी खर्चा किया होगा ना, एक अच्छा रजिस्टर, पेन, डायरी, कैलकुलेटर भी दे दें आपको 2000 रुपये का, निकलवाते कितना आपसे आपको खुद पता है। तो वो क्या इसीलिए कह रहा है कि जो आप अपनी प्रमोशन के ऊपर, एडवर्टाइजिंग के ऊपर जो आप खर्चे कर रहे होते हैं, ये एग्जेम्प्ट है। क्यों? इनकी क्या है, कमर्शियल वैल्यू नहीं है। हायर वाले डायरी बेच रहे हैं, AC 2 लाख का है, डायरी 250 रुपये की है, तो डायरी देना फ्री में क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। क्लियर है? पेपर यहाँ पे घुमाएगा आपको, बिकॉज यहाँ पे लिखा है कमर्शियल वैल्यू नहीं होनी चाहिए।
एग्जाम्प्ट है, वो एग्जाम्प्ट है, उससे क्या कमर्शियल वैल्यू है? पर सब्जेक्ट फी 25,000 रुपये है, वो पेपर एक 4 रुपये का पड़ता है कॉलेज को, तो क्या कमर्शियल वैल्यू है? वैल्यू एग्जाम्प्ट है। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा फहद मुस्तफ़ा का शो भी होता है, उसमें बाइक लेनी होती है, आप लोगों ने तो जो लेते हैं जाके, क्या कुछ नहीं करते, नागिन डांस कर रहे होते हैं, बाइक के लिए करते हैं। अब जाहिर सी बात है, नागिन डांस करके बाइक तो मिलती है उसको, बाइक फ्री में मिली है। अब वो जो है यूनाइटेड ने बाइक फ्री में दे दी या सुप्रीम वालों ने बाइक फ्री में दे दी, वो बाइक फ्री में क्यों दे रहे हैं? बिकॉज वो उनका नाम लेगा फहद मुस्तफ़ा, जब वो उनका नाम लेगा उनकी मार्केटिंग होगी, है कि नहीं? तो वो जो फ्री में सामान रखा होता है कंपनीज ने, वो बेसिकली किस लिए है? मार्केटिंग के लिए ना, पब्लिसिटी के लिए। भाई अब वहाँ पे अगर सुप्रीम की बाइक गई है तो सुप्रीम की बाइक की कीमत 2-3 रुपये नहीं है, 80,000 रुपये की बाइक थी वो। यहाँ पे की ना सर वो हमने दी है एडवर्टीजमेंट के लिए, ले देगा साइड पे इसको, क्यों एडवर्टीजमेंट है? तूने कौन से पम्फलेट्स बांटे हैं? क्योंकि अब जो तुमने बाइक दी है इसकी कमर्शियल वैल्यू है, इसकी कमर्शियल वैल्यू है। अब चूंकि इसकी कमर्शियल वैल्यू होगी, बेशक वो फहद मुस्तफ़ा के शो में आके नागिन डांस करके बाइक ले गया, टैक्स वो आपसे लेके जाएंगे कंपनी वालों से। हायर वाले आते हैं, उन्होंने वहाँ पे अपनी वॉशिंग मशीन रखी होती है, ये करते हैं कहता। जब इन्होंने कभी आपने इस चीज़ पे गौर किया नहीं, क्योंकि आप तो इंजॉय कर रहे होते हैं ना, हम तो उसको दूसरे पर्सपेक्टिव देख रहे होते हैं कि कंपनी कर क्या रही है, आवाम में किस तरह बेवकूफ़ ना है। बिकॉज उसको कितना व्यूअर होगा, कोई 25-30 लाख बंदे ने देखनी है, और जब तक वो यूट्यूब पे एक ही वीडियो देखते रहेंगे, व्यूअरशिप ही व्यूअरशिप है। तो ये कंपनीज देखते हैं कि हमने एक नया मॉडल लॉन्च करना है, अभी उसको पहले जाके शो में क्या कर देगी, प्लेस कर देगी। अब उनको ही पता है कि 1 महीने के शो में मैक्सिमम लोगों ने हमारे 5 AC जीतने। 5 AC का मतलब है 10 लाख रुपए के हमारा माल जाना है। लेकिन वो 10 लाख रुपए का माल बेच के अपनी इतनी एडवर्टीजमेंट करवा लेंगे, अपना इतना नाम बता लेंगे, और वो फहद मुस्तफ़ा इतना बोल देगा कि भाई जो कस्टमर को नहीं पता वो भी क्या करेगा कि हमने वो AC लेना है जो कहाँ पे शो हुआ था, फहद मुस्तफ़ा पे। तो कंपनी क्या हो जाती है, सेल्स बढ़ जाती हैं। अब कंपनी ने आके अपने वहाँ पर रख दी वॉशिंग मशीन, जो आकर रख दिया सेल, AC रख दिया, आए उसने डांस किया, उसको मिल गई वॉशिंग मशीन, उसको AC मिल गया। अब उसको तो फ्री में मिला है, लेकिन कंपनी वालों को ये मार्केटिंग जो है वो महंगी पड़ती है, क्योंकि इन्होंने जो AC दिया है या तो कंपनी की तरफ से है, इन्होंने जो मशीन दी है गई किसकी तरफ से है, कंपनी की तरफ से। इसकी कमर्शियल वैल्यू है भाई 2 लाख रुपए का AC था, तो इससे क्या लिया जाएगा, वो फिर इसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा, ये उनकी सेल्स का ही पार्ट बनेगा। लेकिन डायरीज, पम्फलेट, ब्राउशर्स ये सेल्स का पार्ट नहीं बनते। अगर वो कहते हैं ये पेपर में कि आपने एडवर्टाइजिंग मटेरियल दिया है 2,000 रुपये का, कोई टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। बिकॉज क्यों, ऊपर पूरी सेल्स होंगी, 10 लाख की सेल्स, 20 लाख की सेल्स, 30 लाख की सेल्स। लेकिन वो वही कहता है कि वन ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन एज फ्री फॉर द एडवर्टाइजमेंट, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, आपका टैक्स चार्ज हो जाएगा। तो इस पर मैंने आपको पहले बताया पॉइंट कौन सा इंपॉर्टेंट था, नो कमर्शियल वैल्यू, कि जिसकी कमर्शियल वैल्यू नहीं है वो एग्जेम्प्ट है, जिसकी कमर्शियल वैल्यू है वो क्या होगा, आपका टैक्सेबल होगा। ये पॉइंट क्लियर है? तो डालडा ने तो बीइंग एंड कंज्यूमर ले ली थी, और उसने अगर रखवा दी है, कहानी खत्म हो गई है। तो वो डालडा उस गाड़ी पे कभी टैक्स पे नहीं करेगा, बिकॉज अब डालडा वो मेहरान लेके आया था, उसने एज ए एंड कस्टमर ली थी, वो टैक्स पे करके लेके आया, अब वो आगे फ्री में दे रहा है, तो वो टैक्स खत्म हो गया, वो उससे टैक्स नहीं ले सकते। ठीक है, मैन्युफैक्चरर। उसके बाद है सप्लाई ऑफ फिक्स एसेट्स अदरवाइज देन स्टॉक इन ट्रेड अगेंस्ट विच इनपुट टैक्स इज नॉट एडजस्टेबल। यहाँ बात हो रही है यूज्ड एसेट्स की, किसकी, जिसने पूरा पॉइंट बताया है, आप इसको वन वर्ड में याद रखना चाहते हैं, ये है यूज्ड एसेट की। किसकी बात है, आप अभी जाएं बाइक खरीदें, नई बाइक लेंगे, आप उस पर टैक्स पे करेंगे, बाकायदा आपको इनवॉइस मिलेगी, लिखा होगा 18% GST इतना आपने पे किया बाइक खरीदते हुए। लेकिन जाके पुरानी बाइक लें, कोई टैक्स पे नहीं करेंगे। तो ओल्ड एसेट्स जो होते हैं, जो चला के बेचे जाते हैं, उनके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं होता। ठीक है, आप आज हायर के पास जाएं, उनसे नया AC लेंगे, आप उन्हें टैक्स पे करेंगे। लेकिन आप AC चला के आगे बेच देंगे,
उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो जो यूज्ड एसेट होते हैं ये बिजनेस के यूज्ड एसेट्स हैं, इनको डेप्रिशिएट किया गया था, फर्नीचर, व्हीकल, एसेट्स को डेप्रिशिएट कर लिया गया है। अब इनको अपने चलते हुए एसेट्स को बेचेंगे तो ये एग्जेम्प्ट हैं, इनके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे उसने लिखा हुआ है अदरवाइज देन स्टॉक इन ट्रेड, इसका मतलब होता है कि ये आपके ओन्ड एसेट है। देखिए स्टॉक इन ट्रेड का मतलब है कि आप उस चीज़ में डील कर रहे हैं, आप उस चीज़ में डील कर रहे हैं। हायर वालों के लिए एसी क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है, वो एसी बेचते हैं। टोयोटा वालों के लिए कार क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है। सुजुकी वालों के लिए पिकअप क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है। ये सुजुकी वाले पिकअप बेचेंगे भाई, स्टॉक इन ट्रेड टैक्स चार्ज होगा, बेशक व्हीकल ही क्यों नहीं हुई। हायर वाले एसी बेचेंगे, इनके लिए क्या है, एसी हायर वालों के लिए स्टॉक इन ट्रेड है, सेल्स हैं, टैक्स चार्ज करेंगे। एसबीआई वालों के पास भी एसी पड़े हुए हैं, एसबीआई भी कहते हैं नहीं हमने ये दोनों हायर के एसी बेचने हैं। क्या ये एसी एसबीआई के लिए स्टॉक इन ट्रेड है, ये इनके फिक्स्ड एसेट्स हैं। अगर ये फिक्स एसेट्स बेचेंगे तो ये कभी भी टैक्स नहीं ले सकते, लेकिन जब हायर वाला बेचेगा वो इनके ऊपर क्या लेगा, टैक्स लेगा। क्लियर है, ये वाला पॉइंट पेपर में आ सकता है और ये वाला पॉइंट पेपर में आना चाहिए, बिकॉज पिछली 30 अटैम्प्टों में आज तक यूज्ड एसेट नहीं गिवन, हमेशा न्यू मशीनरी, न्यू प्लांट, न्यू सब कुछ गिवन है, यूज्ड एसेट्स कभी भी नहीं गिवन। तो अगर पेपर में यूज्ड एसेट्स आ जाए तो याद रखिएगा वो क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं। और अगर इवन एसबीआई वाले जाते हैं हायर से एसी परचेज करके लेके आते हैं, 18% टैक्स पे करके लेके आएंगे, लेकिन कहते हैं हम हायर के पास नहीं जाएंगे, मार्केट जाते हैं, चलता हुआ एसी लेके आते हैं, जो अमाउंट है वही पे करेंगे, कोई 1 रुपया टैक्स पे नहीं करेंगे। डन। उसके बाद है कुछ स्पेसिफाइड गुड्स है, जैसे एनर्जी सेवर लैंप्स होंगे, फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल, ये दवाइयाँ बनती हैं, मोस्टली रॉ मटेरियल क्या है, दवाइयों का एग्जेम्प्ट है, रॉ मटेरियल के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। मेडिसिन के ऊपर मेजोरिटी टैक्स नहीं है, चंद एक मेडिसिन जो हैं वो टैक्सेबल है, मेजोरिटी मेडिसिन क्या हैं आपकी एग्जेम्प्ट होती हैं। उसके अलावा लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स या इनके जो असेंबली पार्ट्स होते हैं, जो आप पार्ट्स यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं फिर इनको असेंबल करके बेच रहे होते हैं, ये भी क्या है आपकी एग्जेम्प्ट होती है। तो ये एक जो थोड़ी बहुत हमने आइटम्स डिस्कस की हैं, लेकिन ये पूरा स्केड्यूल है, उसने हमें बता दिया हुआ है कि ये गुड्स क्या है हमारी एग्जेम्प्ट है, इनके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होगा, इनके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं होगा। क्लियर। न्यूमेरिकल में बता देगा एग्जाम्ड गुड्स या 6 स्केड्यूल। अगर बहुत लीथल हुआ ना तो जो ये वाला पेज था आपका, इसमें से कोई ना कोई एक चीज़ गिवन कर देगा, जैसे इंपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड मटेरियल फॉर ईपीसी हो गया, या गुड्स इंपोर्टेड बाय डिप्लोमेट। तो ये लिस्ट एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा आप लोग, आपको अंदाज़ा हो जाएगा यही चीज़ें इसमें आती हैं। 2 से 3 दफ़ा पढ़ेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जैसे इंपोर्टेड सैम्पल एग्जाम्प्ट है, लोकल टैक्सेबल है, तो ये चीज़ें चल जाएंगी पता। लेकिन मेजोरिटी 90% जो क्या करता है पेपर में वो मेंशन करता है। तो ये गुड्स हैं, ये क्या होती हैं, एग्जेम्प्ट हैं, इनके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा। एग्जेम्प्ट की दुनिया बस इतनी है। अब इसके अलावा कोई भी चीज़ है वो क्या होगी, हमारी टैक्सेबल होगी, जिसमें हम देखेंगे कुछ 18% है, कुछ 0% पे है, कुछ फिक्स हैं। जैसे मोबाइल सिम जो है इसके ऊपर टैक्स पे होता है, फिक्स टैक्स है। आप जब एक मोबाइल सिम परचेज करते हैं, जैसे सिम एक्टिव होती है कंपनी 250 रुपया पे करती है गवर्नमेंट को, फिक्स पे करती है। आप मोबाइल फ़ोन्स खरीदते हैं, इनके ऊपर फिक्स अमाउंट पर टैक्स पे होता है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसको फिर इतना ही वाइंड अप करते हैं, बिकॉज आगे हमने शुरू करना है ज़ीरो रेटेड सप्लाईज, वो फिर हम मंडे को देखेंगे। फिर मंडे को हम देखेंगे एग्जाम्ड गुड्स में और ज़ीरो रेटेड में डिफरेंस क्या है, तो वो हम फिर मंडे को देख रहे होंगे। लाइक अगले वीकेंड तक हमारा सेल्स टैक्स का सारा थ्योरेटिकल डिस्कशन वाइंड अप हो गई होगी। उससे अगले वीक में हम सिर्फ इसके न्यूमेरिकल्स और पास्ट पेपर ही कर रहे होंगे। यानी यू कैन से डैट नेक्स्ट 2 वीक्स सेल्स टैक्स विद प्रैक्टिस विद पास्ट पेपर हमारा ख़त्म हो जाएगा। और कोशिश यही है कि अगले वीकेंड तक मैं अपनी बुक पब्लिशिंग में भेज दूं, ताकि जब हमारा प्रैक्टिस का वीक आए तो बुक आपके सामने अवेलेबल हो। ठीक है। तो अभी तक किसी को कोई मुश्किल लगा हो सेल्स टैक्स? अभी तक देखा जाए तो एज ऑफ टुडे आपका 40% सेल्स टैक्स कंप्लीट होता है। आपका बस रह गया है ज़ीरो रेट सप्लाईज, टैक्सेबल सप्लाईज
और थर्ड स्केड्यूल और एक एडजस्टमेंट इनपुट टैक्स की। ये 4 एडजस्टमेंट्स और सीख लें तो हमारा न्यूमेरिकल का पूरा फॉर्मेट कंप्लीट हो जाता है कि न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं। तो हार्डली मंडे का लेक्चर और ट्यूसडे का लेक्चर पे आपकी ये दोनों स्केड्यूल्स ये भी वाइंड अप हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह अगले वीकेंड तक हम सेल्स टैक्स को 90% वाइंड अप करके बैठे होंगे। ठीक है।